Good morning, student. Today I am taking foreign exchange rate, chapter 9 of your macroeconomics. From this topic, some of the points have been deleted by the CBSE. These are determination of foreign exchange rate in free market. ये पूरा टॉपिक, ये पूरा पॉइंट हटा दिया गया है. तो 9.4 जो पॉइंट है आपको पूरा स्टडी इस ईयर नहीं करना है, नेक्स्ट ईयर से ये कंटिन्यू हो जाएगा. नाउ लेट्स बिगिन आवर टॉपिक. व्हाट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेट? Foreign exchange rate refers to the rate at which one unit of the currency of a country can be exchanged for a number of unit of currency of another country. Means किसी भी दूसरी कंट्री की, आप अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री की करेंसी को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको अपनी कंट्री की जो करेंसी है उसको कितनी यूनिट में वो मिल पाएगा, या आपको अपनी कंट्री की करेंसी कितनी यूनिट उस कंट्री की करेंसी को कन्वर्ट करने में देना होगा, वो रेट, जिस रेट पे ये सब कन्वर्शन होगा उस रेट को कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट. These are the some examples given in this one as $1 is equals to 50. ये 50 जो है पुराना रेट है. Now it is near about 67 और 65 नियर अबाउट है. तो अगर आप $1 US डॉलर यूनाइटेड स्टेट का जो करेंसी है डॉलर उसको लेना चाहते हैं तो आप अपनी इंडियन रुपी जो है वो एटलीस्ट 65 के नियर अबाउट जो भी अभी रेट चल रहा है उतना पैसा आपको देना होगा. वही कंपेयर करें हम सेंट्स में तो 1 रुपी में हमें 2 सेंट्स ऑफ यूनिट मिलेगा सामने वाली कंट्री की करेंसी में. तो ये जो कन्वर्शन रेट है, किस चीज़ का कन्वर्शन रेट? फॉरेन एक्सचेंज मींस फॉरेन कंट्री की करेंसी को कन्वर्ट करने का, एक्सचेंज करने का जो रेट होता है उसे कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट. ओके, नाउ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज़ द प्राइस ऑफ द करेंसी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर कंट्री. वही चीज़ है, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी बोला जाता है इसे. टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. फर्स्ट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. सेकंड इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड थर्ड वन इज मैनेज्ड फ्लोटिंग. First, fixed exchange rate system. Fixed exchange rate system means rate of exchange which is officially declared and fixed by the government. वह रेट जो ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाता है और जो गवर्नमेंट के द्वारा या बाय द गवर्नमेंट इट इज़ डिक्लेयर्ड ऑफिशियली कि यस दिस रेट विल बी एप्लीकेबल फॉर दिस नंबर ऑफ मंथ्स और दिस पीरियड ऑफ टाइम. एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जब तक नेक्स्ट रेट चेंज नहीं होता है तब तक जो रेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है या डिक्लेयर कर दिया जाता है उसे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहा जाता है. नाउ द मेरिट्स ऑफ दिस फिक्स्ड एक्सचेंज रेट आर, फर्स्ट वन इज इट एंश्योर्स द स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट. मतलब एक स्टेबिलिटी रहती है, ये बार बार चेंज नहीं होता है एज़ पर द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट करेंसी. यहाँ पे स्टेबिलिटी रहती है. वह क्यों रहती है? बिकॉज इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, नॉट बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट करेंसी. तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक फिक्स टाइम के लिए ये स्टेबल रहता है, फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है बार बार. इट प्रमोट कैपिटल मूवमेंट. यस, capital exchange rate system attracts the foreign capital because stable currency does not involve any uncertainty about the exchange rate which may cause loss. अगर yes, due to some technical problem the video stops. Now second point, it promote capital movement. वो इसलिए होता है, कैपिटल मूवमेंट को प्रमोट करता है क्योंकि यहाँ पे रेट क्या है? स्टेबल है. तो फॉरेन कंट्रीज़ जो रहती हैं उन्हें मालूम है कि रेट में कोई चेंजेस नहीं होगा, करेंसी का जो रेट है, कन्वर्शन रेट है, फिक्स है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो उतने टाइम पीरियड के लिए अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दे कैन डू दिस.
सो इट प्रमोट्स कैपिटल मूवमेंट। और इससे क्या लॉस भी नहीं होता है कि हाँ हम 6 महीने के लिए सोचें कि कोई गवर्नमेंट रेट चेंज नहीं करेगी या 1 साल तक गवर्नमेंट रेट चेंज नहीं कर रही है, तो एटलीस्ट हम 1 ईयर तक 6 मंथ्स तक उतना इन्वेस्टमेंट, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट उस कंट्री में या वहाँ पे हम कर सकते हैं, तो हमारा लॉस भी नहीं होगा क्योंकि वो हमारा डिज़ायर के अकॉर्डिंग, हमारे डिमांड के अकॉर्डिंग रेट है तो वो हम वहाँ इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो इट प्रमोट कैपिटल मूवमेंट। इट स्टेबल एक्सचेंज रेट प्रिवेंट्स कैपिटल आउटफ्लो रोकता है। क्यों रोकता है? कैपिटल का जो हमारा आउटफ्लो है वो रोकेगा। क्यों? क्योंकि अभी रेट फिक्स है, उससे हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। उतना रेट अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा में हमें ज़्यादा रेट देना पड़ेगा। इफ़ वी आर वेटिंग फॉर दैट कि इट विल गो डाउन, तो गो डाउन का तब तक टाइम नहीं आएगा जब तक गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी। अगर 6 मंथ का गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि नहीं 6 मंथ तक रेट चेंज नहीं होगा, तो 6 मंथ तक हमें वेट करना होगा। तो हम वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, सामने वाली कंट्री हमारे इसमें इन्वेस्ट कर पाएगी इफ़ इट डिमांड्स। अगर उसकी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो हमारे इसमें इन्वेस्ट कर सकती है। बट हमारा जो कैपिटल आउटफ्लो है वो नहीं हो पाएगा, इस प्रिवेंट करेगा। क्यों? उससे क्या लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इट प्रिवेंट स्पेकुलेशन। यस, फॉरेन एक्सचेंज में जब स्टेबल रेट होता है तो स्पेकुलेशन रुक जाता है। कोई भी पर्सन स्पेकुलेट नहीं कर पाता है। स्पेकुलेशन मीन्स जुआ, सट्टा। अब जुआ सट्टा यहाँ कैसे? यहाँ इस तरह से होता है जुआ सट्टा कि इफ़ यू आर purchasing some country's currency at lower rate and then you are waiting for कि it will go up and then I will sell it out, तो वही होता है जुआ सट्टा कि आज हमने किसी कंट्री की करेंसी को लो रेट पर ख़रीद लिया, 10 रुपीज़ में ख़रीद लिया और हम वेट कर रहे हैं कि हाँ 1 महीने बाद या 10 दिन बाद वो रेट बढ़ने वाला है, और वो बढ़ जाता है तो हम उसे सेल कर देते हैं। इसी को बोला जाता है स्पेकुलेशन। तो यहाँ पे क्या है, जब रेट फिक्स है 6 मंथ 1 ईयर के लिए, तो स्पेकुलेशन का पॉइंट यहाँ पे आएगा ही नहीं। तो इट प्रिवेंट्स स्पेकुलेशन। इट फोर्स द गवर्नमेंट टू कीप इन्फ्लेशन चेक। इन केस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन कॉजेज बैलेंस ऑफ पेमेंट। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन वो होता है जब किसी कंट्री की करेंसी की करंट मार्केट वैल्यू डाउन हो जाती है, लेस हो जाती है, मॉनेटरी वैल्यू उसकी डिक्लाइन हो जाती है, तो इन्फ्लेशन काउंट होता है। कि जहाँ जब आपकी रुपये की मार्केट वैल्यू कम हो गई है, जैसे कोई चीज़ पहले 1 रुपीज़ में आती थी या पहले 1 रुपीज़ की काफ़ी वैल्यू हुआ करती थी, पर आज की डेट में 1 रुपीज़ की तो छोड़िए 10 रुपीज़ की भी कोई वैल्यू नहीं समझते हैं। यही डिफरेंस आया, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो गवर्नमेंट को ये इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये रेट हेल्प करता है। ओके, दीज आर द मेरिट्स ऑफ फॉरेन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। नाउ सम डीमेरिट्स आर आल्सो अवेलेबल हियर। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग फ्री मार्केट। जब यहाँ पे स्पेकुलेशन का पॉइंट नहीं है, रेट्स अप एंड डाउन नहीं हो रहे हैं, तो फ्री मार्केट आप कर नहीं पाएंगे। फ्री मार्केट तभी कर पाते हैं जब रेट्स फ्लक्चुएट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, अप एंड डाउन्स होते हैं, तब कर पाते हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि हम यहाँ पे फ्री मार्केट नहीं कर पाएंगे। अंडर दिस सिस्टम द कंट्री with deficit balance of payment write down their stock of gold and foreign currency. This can create serious problem for them. अगर किसी कंट्री की करेंसी की वैल्यू डाउनफॉल में है और ऑलरेडी वो लोन ले चुके हैं, तो वो अपने जो भी रिज़र्व्स उन्होंने मेंटेन किए हुए हैं, गोल्ड रिज़र्व्स या कुछ बैलेंस वगैरह रखा हुआ है, तो वो उसको स्टॉक को डिक्लाइन करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, कम करेंगे, बेच देंगे, ताकि वो वाला मेंटेन हो सके, मैनेज कर सकें। तो इससे क्या है, उनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी, सीरियस प्रॉब्लम फेस करना होगी। उससे क्या होगा, उनकी जो वैल्यू है वो डीवैल्यूएट हो जाएगी, उनकी करेंसी की वैल्यू डीवैल्यूएट होगी। नेक्स्ट थिंग इज देयर में बी अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी। अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी मीन्स अगर आपकी कंट्री की वैल्यू 10 रुपीज़ है तो वो 8 हो सकती है, वो 12 हो सकती है। तो अंडर वैल्यूएट भी हो सकती है, ओवर वैल्यूएट भी हो सकती है। कैसे होगी? अभी आपके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू 10 रुपीज़ होना चाहिए थी, लेकिन फ़िक्स एक्सचेंज रेट की वजह से वो 8 हो गई है। तो ये अब फिक्स एक्सचेंज रेट है, इट इज़ फॉर द टाइम बिंग
अब 6 मंथ है, 1 ईयर है, तो 1 ईयर तक आपकी कंट्री की करेंसी की वैल्यू अंडर वैल्यूएट होती रहेगी। और वही अगर उसको रिवर्ट में देखें तो अगर आपकी कंट्री की वैल्यू 10 की जगह 12 हो गई तो ओवर वैल्यूएट भी हो सकती है। तो यहाँ पे दोनों सिचुएशन बन सकती है कि योर कंट्रीज वैल्यू विल बी अंडर वैल्यूएटेड और ओवर वैल्यूएटेड, राइट।